जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। कर्नाटका के कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने 20 सीटों पर जीत का दावा ठोका है। बताएंगे आपको कौन कौन सी सीटों पर कांग्रेस पार्टी की है नजर। वहीं पर सीएम शिंदे की सीट पर बैठ गए जाकर डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिसके बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है दोस्तों। विपक्ष ने पूरे मामले पर तंज कसना शुरू कर दिया है। साथ साथ लोकसभा के अंदर दिल्ली से जुड़ा हुआ विधेयक तमाम विरोध के बाद पास कर दिया गया है दोस्तों। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता को सस्पेंड करने की भी जानकारी सामने आ रही है। साथ साथ बताएंगे नूह के अंदर हुए हिंसा के मामले को लेकर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है और इसके बाद विपक्ष के निशाने पर है बीजेपी सरकार। साथ साथ दोस्तों जुनैद और नासिर की हत्या में शामिल मोनू मानेसर का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू आने के बाद राजस्थान और हरियाणा सरकार ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। साथ साथ विपक्षी नेताओं की ओर से बीजेपी नेता के भाषण को रोकने का किया गया प्रयास, तो ईडी के छापेमारी की धमकी दी गई है दोस्तों। साथ साथ मणिपुर के अंदर एक बार फिर से हिंसा की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद इंटरनेट को फिर से सस्पेंड करते हुए कर्फ्यू लगाया गया है। साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईवीएम हैक करने पर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी करा सकती है ईवीएम हैक। इसके बाद भी उन्होंने कई सारी बातें कही है और बसपा बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बीएसपी की ओर से टिप्पणी की गई है। बताएंगे आपको बीएसपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है दोस्तों, क्या कुछ कहा गया है। साथ साथ ज्ञानवापी मस्जिद केस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है पूरा मुद्दा। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका जैसे देशों के द्वारा नूह के मामले को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है, इससे भारत की छवि खराब हो रही है और भारत सरकार को पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और हरियाणा के अंदर अगर बीजेपी सरकार हिंसा रोकने में विफल है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व ने एकजुट होकर प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने के लिए कह दिया गया है दोस्तों। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी कम से कम 20 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य बना रही है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि 6.5 करोड़ कन्नड़ वासियों के प्रगति और कल्याण के लिए एक नया अध्याय हम लोग लिख रहे हैं। हम अपनी 5 गारंटी योजना को पूरा कर रहे हैं और धीरे धीरे लोकसभा चुनाव को लेकर भी हमने एक मजबूत नीति बनाई है। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी 28 में से कम 20 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है दोस्तों। सारे नेताओं ने एक साथ फोटो खिंचाकर एक बड़ा मैसेज भी दिया है। वहीं पर सीएम शिंदे की कुर्सी पर बैठे जाकर डिप्टी सीएम अजीत पवार विधानसभा अध्यक्ष ने खुद से कुर्सी पर लिखे सीएम के स्टिकर को हटाकर डिप्टी सीएम को बैठने की जगह बना दी, जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं क्या ये एक पॉलिटिकल मैसेज दिया गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। और कांग्रेस पार्टी के नेता ने तो 10 तारीख तक का एक टाइमलाइन दे दिया है कि जब अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और एकनाथ शिंदे को हटाया जाएगा। दोस्तों देखते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्या महाराष्ट्र के अंदर की जा रही भविष्यवाणी सच होने वाली है। आप लोग को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर से जबरदस्त हंगामा हुआ। दिल्ली सेवा विधेयक, जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 के रूप में जाना जाता है, इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया है दोस्तों। इस बिल के पारित होने के बाद विपक्षी सांसदों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया है। यह बिल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर पेश किया था। दिल्ली सेवा विधेयक मौजूदा अध्यादेश की जगह कानून के तौर पर सामने आया है। दिल्ली अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में जबरदस्त टकराव देखने को मिला था दोस्तों। और ऐसे में बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह की ओर से दावा किया गया है कि आज ये बिल पास लोकसभा से हो जाएगा और इसके बाद राज्यसभा से, उसके बाद अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। हालांकि दोस्तों अमित शाह के इस दावे में कितनी हकीकत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से जोरदार विरोध किया गया। अमित शाह के भाषण के दौरान भी जमकर नारेबाजी की गई और स्पष्ट तौर पर इंडिया गठबंधन के लोगों ने कह दिया कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हम इस तरीके का कोई कानून पास नहीं होना देना चाहते हैं जिससे फेडरलिज्म को खतरा आए। ऐसे में दोस्तों आम आदमी पार्टी के पास आंकड़ा ही नहीं था इस बिल को लोकसभा में डिफेंड करने का, इसीलिए इंडिया गठबंधन के लोगों ने वॉकआउट करने का फैसला लिया है। लेकिन राज्यसभा के अंदर इस बिल का पुरजोर विरोध किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी का कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के गठन का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से बताया गया कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई को बनाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ के लिए अजय माकन और तेलंगाना के लिए के मुरलीधरन का नाम सामने आया है। ये अध्यक्षता करने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए गठित कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई को बनाया गया है, जबकि गणेश गोदियाल और अभिषेक दत्त इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
गहलोत, उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कुछ अन्य नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों ये हाई पावर्ड कमेटी होगी जो अपने निर्णय लेने वाली है। साथ साथ आपको बता दें कि गोवा के निजी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी शाम को उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ विधायकों को डिनर पर बुलाया है। उन सभी से गोवा के बारे में जानकारी ली जाने वाली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी अब पर्सनल विजिट पर भी कहीं जाते हैं तो वो राजनीतिक कार्य करने से पीछे नहीं हट। यही एक बड़ा बदलाव राहुल गांधी में आया है, जो इससे पहले किसी निजी दौरे पर जाते थे तो किसी राजनीतिक कार्य को करने से बचते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने निजी कार्यक्रम के दौरान भी शाम को सारे विधायकों की बैठक बुलाई है और इस दौरान गोवा की राजनीति पर चर्चा भी की है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के नूह के अंदर हुई हिंसा के मामले पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा कि शांति बनाए रखे लोग, हिंसा पर हमारी नजर है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की ओर से हरियाणा में जारी नूह हिंसा को लेकर ये टिप्पणी की गई है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जुनैद नासिर की हत्या में शामिल मोनू मानेसर एपी न्यूज को इंटरव्यू दे रहा है, लाइव वीडियो बना रहा है। पत्रकार श्याम मीरा सिंह की ओर से कहा गया कि रैलियों में शामिल होने के लिए कह रहा है, लेकिन कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को 170 दिनों से अधिक दिन से ये व्यक्ति नहीं मिल रहा है। राजस्थान पुलिस इसे ट्रेस नहीं कर पा रही है, गजब न्याय है। इसके बाद दोस्तों अशोक गहलोत की ओर से भी एक टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया में बयान देते हैं कि राजस्थान पुलिस की हर संभव मदद करेगा हरियाणा का पुलिस, परंतु जब हमारी पुलिस यानी राजस्थान की पुलिस नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार करने गई तो हरियाणा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि राजस्थान पुलिस पर उल्टा FIR दर्ज कर ली। जो आरोपी फरार है उन्हें तलाशने में हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। श्री खट्टर हरियाणा में हो रही हिंसा को रोकने में नाकाम रहे, अब सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे जो उचित नहीं है। दरअसल दोस्तों राज्य पुलिस का अपना लिमिटेशन होता है, वो अपने राज्य के इतर दूसरे राज्य में जाने से पहले उस राज्य की पुलिस प्रशासन से आज्ञा लेती है और यही बड़ा कारण है कि मोनू मानेसर बार बार कभी लाइव वीडियो करता नजर आ जाता है तो कभी बड़े मीडिया ग्रुप पर इंटरव्यू देता नजर आता है। और ऐसे में राजस्थान की पुलिस को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इंटर स्टेट का मामला है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री मीनाक्षी लेखी सदन के अंदर एक भाषण दे रही थी। इस दौरान इंडिया गठबंधन के एक नेता ने उन्हें टोकने की कोशिश की, उनके बयान के कुछ अंश को लेकर आपत्ति जताने की कोशिश की, तो इस पर मीनाक्षी लेखी कहने लगी कि शांत रहो, कहे तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। यानी दोस्तों ईडी की धमकी बीजेपी के नेता सरेआम लोकसभा के अंदर भी दे रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि भाजपा के लोग खासकर बीजेपी की नेत्री मीनाक्षी लेखी किस तरीके से सत्ता के हनक में इस तरीके की बातें कर रही है। साथ साथ मणिपुर के विष्णुपुर में हिंसक झड़प होने के कारण 20 महिलाएं घायल हो गई है। मैतेई समुदाय ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया है, जवाब में असम राइफल ने हवा में फायरिंग की है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समाज के बीच में जारी हिंसा एक बार फिर से उभर कर सामने आई है। बीते दिन बिशनपुर जिले के अंदर सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई में फायरिंग की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिनमें 20 महिलाएं घायल भी हो गई है। 11 बजे बिष्णुपुर में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने बफर जोन को पार करने का प्रयास किया। असम राइफल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, इस पर महिला सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। झड़प के बाद इम्फाल और पश्चिम इम्फाल के इलाकों के अंदर कर्फ्यू में ढील को वापस ले लिया गया है दोस्तों। यानी इससे पहले जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा था कर्फ्यू के अंदर, उसे वापस से सख्ती के साथ लागू किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि मणिपुर में अब तक 160 लोगों की मौत की खबर है दोस्तों। और ऐसे में सरकार, प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों के लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि हिंसा जल्द से जल्द रुके, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह विफल दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कहीं न कहीं बीजेपी पर भी सवाल काफी ज्यादा उठने वाले हैं दोस्तों, और उठ भी रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग इस पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे, बल्कि विपक्ष पर ही उल्टा आरोप लगा दे रहे हैं। साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपना अपना दांव चल रहे हैं। सियासी गलियारों में गठबंधन का दौर चल रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में काफी ज्यादा तल्खी देखने को मिल रही है और ऐसे में बीएसपी क्या बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने वाली है। इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, जिसकी एक ही सोच है, समता मूलक समाज की स्थापना करना। आदरणीय मायावती जी के दिशा निर्देश में बसपा को तीसरे विकल्प के तौर पर आम जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इससे हताश हमारे विरोधी साम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल कर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। हम सभी को इससे सावधान रहने की जरूरत है। गठबंधन को लेकर बीएसपी का स्टैंड एकदम क्लियर है। बीएसपी तीसरे मोर्चा के साथ में है। बीएसपी ना बीजेपी ना इंडिया गठबंधन के साथ में है। यानी दोस्तों स्पष्ट तौर पर मायावती के भतीजे ने अपनी राय रख दी है। देखते हैं इस मामले पर बीजेपी की ओर से क्या
टिप्पणी सामने आती है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अजय कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं कई शहरों के अंदर पुलिस कप्तान रहा हूं और मुझे पता है कि अगर पुलिस चाहे तो कहीं भी कोई दंगा ना हो। अजय कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता है जिन्होंने कई सालों तक पुलिस प्रशासन के अंदर काम किया है दोस्तों, और नूह के अंदर हुई हिंसा के मामले पर उनकी ओर से ये टिप्पणी सामने आई है। सांसद कांग्रेस पार्टी हरियाणा के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कहा वहां के पुलिस अफसरों का कहना था कि उसने घटना की जानकारी सरकार को पहले दे दी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर समय रहते सरकार ने सही कदम उठाया होता, सही फैसला लिया होता तो हादसा टाला जा सकता था। सांसद दोस्तों, अवैध खनन के आरोप में घिरा बीजेपी का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले ही यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी के नेता के खिलाफ अब अवैध खनन से जुड़ा हुआ एक मामला जांच के दायरे में आया है। एनजीटी ने इस पर जांच कराने की जानकारी दी है। शिकायतकर्ता ने गोंडा के 3 गाँव के अंदर अवैध रेत खनन और हर रोज करीब 700 से ज्यादा ओवरलोड ट्रक के चलने से सड़क और पुल को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया है। इसी पर न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि मामले को सुनने पर प्रतीत हो रहा है कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए स्थिति की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। इस मामले पर जिला के अधिकारी ने जानकारी दी है कि जल्द बड़ी कार्रवाई करेंगे अगर कोई भी गलती पाई गई तो। यानी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ पहले यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था और अब यह मामला एक और नया खुलकर सामने आया है। साथ साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर संविदा कर्मचारी अपना विरोध कर रहे थे, जिसके बाद बीजेपी के लोग भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया और पॉलिसी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। इसके बाद अचानक से खबर ये आई कि संविदा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद हड़ताल खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है। इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से पोस्ट करते हुए लिखा गया कि बेचारे गोलू। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह की तस्वीर शेयर की गई है और उनके साथ भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं, जो सामने इशारा करते हुए कहते हैं कि ये आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है, वो उधर कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला दीजिए। यानी बीजेपी के लोग सोच रहे थे कि संविदा कर्मचारी विरोध कर रहे हैं तो इसका मुद्दा बनाएंगे, लेकिन संविदा कर्मचारियों ने तो अपनी हड़ताल को स्थगित करते हुए भूपेश बघेल पर भरोसा जताते हुए कह दिया कि भूपेश बघेल है तो भरोसा है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मणिपुर के अंदर गोलीबारी का एक और वीडियो सामने आया, लाइव आज तक पर चल रहा था और इस दौरान गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही थी। आपको बता दें कि इस मामले पर लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा बोले, कहा मोदी जी मणिपुर का ये वीडियो देखिए और कुछ तो कीजिए। साथ साथ दोस्तों, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। हाई कोर्ट के एएसआई सर्वे के फैसले को दी चुनौती। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुस्लिम पक्ष ने बीते दिन एएसआई सर्वे कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि सर्वे नहीं होने दिया जाना चाहिए। मैंने इस पर मेल भी रजिस्ट्रार को भेजा है। हाईकोर्ट का ऑर्डर भी। वही सीजीआई ने कहा कि वो मेल देखकर सुनवाई की तारीख तय करने का फैसला लेंगे। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी थी। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी खुद राजस्थान में चुनावी कमान संभालेंगे। प्रदेश के सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। इसके बाद विधायकों को भी बारी बारी से दिल्ली बुलाया जा रहा है। अमित शाह को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। साथ साथ आपको बता दें कि एक क्रांति भड़काऊ न्यूज चैनलों के खिलाफ भी होनी चाहिए। बॉक्सर विजेंद्र सिंह की ओर से ये कहा गया है। दोस्तों, साथ साथ आरएसएस के नेता रामलाल ने राज ठाकरे से मुलाकात की है। राजनीतिक सिचुएशन पर बातचीत की गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज ठाकरे को भी अपने साथ में लाने का प्रयास कर रही है। हालांकि ये प्रयास कब तक सफल हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, प्रयागराज के अंदर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के नाम पर खूब अराजकता की है। यूपी कांग्रेस की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि इन संगठनों के गुंडों ने जेसीबी ड्राइवर को पीटा, सड़कों पर सरेआम भड़काऊ नारे लगाए, रास्तों को जाम करके लोगों के लिए मुश्किलें और मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। ऐसे अराजकतावादी संगठनों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इनके मालिक इन हिंसाओं पर चुप हैं, लेकिन अपनी डफली अपना राग अलापने से बाज नहीं आ रहे हैं ये लोग। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है कि स्टॉप द स्प्रेड ऑफ हेट्रेड, और इसमें माचिस की तिल्लियां दिखाई जा रही है, यानी आग लगाने के लिए हेट्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से नफरत छोड़कर मोहब्बत अपनाने के लिए कहा गया है। साथ साथ दोस्तों, भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब भारत के अंदर दूसरे देशों से लैपटॉप नहीं मंगवाया जाएगा। इसको लेकर लोगों ने दावा किया है कि जियो ने एक लैपटॉप लॉन्च किया था 16,000 रुपए का और 100 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज दिया था। इसके बाद यानी ये खबर थी 31 जुलाई 2023 की। उसके बाद 3 अगस्त बीते दिन सरकार ने फैसला लिया है कि दूसरे देशों से अब लैपटॉप भारत में नहीं मंगवाया जाएगा, यानी इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। वो भी विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी तत्काल प्रभाव से रोक
रोक लगाई गई है। इसके बाद लोगों ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, किस तरीके की क्रोनोलॉजी चल रही है। साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी के बीच में एक दिलचस्प बातचीत का केंद्र बिंदु सामने आया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब उन्होंने अमित शाह को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हुए सुना तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। नेहरू भाजपा के लिए हमले का पसंदीदा मुद्दा रहते हैं। भाजपा अक्सर उन्हें हर चीज के लिए दोष देती रहती है। लोकसभा के अंदर चर्चा के दौरान दिल्ली सेवा बिल पर जब जवाहरलाल नेहरू की तारीफ अमित शाह ने की तो ये टिप्पणी अधीर रंजन चौधरी की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा नहीं हुआ कि दिन है कि रात है, क्यों बीजेपी के लोग जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करने लगे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं अमित शाह के पास जाऊं और उनको शहद और शक्कर दूं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तारीफ की है, जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की है। इसके बाद दोस्तों आपस में कुछ बहस भी देखने को मिली है। साथ साथ झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ अनबन की खबरें हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन पार्टी के नेताओं के साथ 2024 के चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे अपने नेताओं के साथ चुनावी चर्चा कर रहे हैं। इन तैयारियों के बीच तीनों प्रमुख पार्टियां यानी कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी अपने अपने दावे कर रही है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का मुकाबला महागठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी से होगा और ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहां गुटबाजी से उभरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर 18 मई को धनबाद जिले के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कर रहे थे, तभी रणधीर वर्मा चौक पर शेख गुड्डू अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह का पुतला फूंकने लगे। इस तरीके से कई सीटों पर आपसी मतभेद की खबरें हैं और ऐसे में गठबंधन के अंदर भी सीट बंटवारे को लेकर कुछ चिंता के विषय है, जिसे दूर करने के लिए बातचीत अब शुरू कर दी गई है। हालांकि कितने दिनों में ये सारा शॉर्ट आउट होगा दोस्तों, जल्द जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं आपको बता दें कि सचिन की सीमा हैदर 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ती दिखाई दे सकती है। एनडीए गठबंधन की एक पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली पबजी प्रेमी सीमा हैदर से जुड़े मामले को लेकर ये खबर सामने आई है। एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में सीमा हैदर को चुनाव लड़वाने के लिए ऑफर दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों इस मामले पर बार बार कोई न कोई अजीबोगरीब खबरें सामने आती रहती है। इसी तरीके की ये खबर भी है। सांसद नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने पर बीजेपी के लोग तंज कस रहे हैं और चर्चाओं पर बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए, बिहार से लड़के दिखाना चाहिए। तो इस पर अब बिहार के ऊर्जा मंत्री बोले, कहा अगर प्रधानमंत्री का गढ़ गुजरात था तो वो यूपी चुनाव लड़ने के लिए क्यों आए? अगर नीतीश कुमार यूपी चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो बीजेपी के लोगों को इससे समस्या क्या हो रही है? क्या उनको डर सता रहा है कि उनको उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा खासा नुकसान नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने के कारण होगा? साथ दोस्तों केंद्रीय सरकार की तरफ से भारतीयों के डिजिटल अधिकारों को मजबूत करने को लेकर सदन के अंदर एक डेटा बिल लाया गया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षक विधेयक 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि इसे संसदीय पैनल में भेजा जाए। सरकार ने विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश किया और उन दावों को खारिज कर दिया कि यह एक धन विधेयक है जिसे उच्च सदन राज्यसभा के निरीक्षण को दरकिनार करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक सामान्य विधेयक है। इधर डेटा बिल को लेकर सरकार सूत्रों ने जानकारी दी है कि इसे मनी बिल बनाने का सवाल ही नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी को केवल संसद रिफर कर सकती है, लिहाजा विपक्ष का ये आरोप गलत है कि सरकार इसे कमेटी को भेजे। इस बिल में कुछ प्राइवेसी को लेकर विपक्ष के नेताओं को इश्यूज है दोस्तों, और इसी सवाल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चर्चा बीजेपी सरकार करवाती नजर नहीं आ रही है और इसके पीछे कई सारे बड़े कारण है। स्टैंडिंग कमेटी में भेजे जाने को लेकर भी सरकार का रवैया काफी उदासीन है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर अपना घोषणा पत्र एक नए तरीके से तैयार करना चाहती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र बनाने का काम शुरू कर दिया है। रायपुर में बीजेपी के टॉप लीडरशिप के लोग मौजूद रहे। 90 विधानसभा के लिए 90 सुझाव पेटी तैयार की गई है। इस सुझाव पेटी के साथ आम नागरिकों के लिए बीजेपी ने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया है। कोई भी इसके जरिए घोषणा पत्र पर अपनी बात रख सकता है। न्यूज चैनल से बात करते हुए बीजेपी के पत्र समिति के अध्यक्ष सांसद विजय बघेल ने जानकारी दी है कि इस रणनीति पर आगे बढ़कर एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा जो समावेशी होगा, इंक्लूसिव होगा। इसके अंदर सभी लोगों के सुझाव को ऐड किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ लोगों को एक अच्छा विकल्प दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों बीजेपी इस तरीके का अभियान कई राज्यों में चला चुकी है, लेकिन इससे फायदा पहुंचेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ हरियाणा के नूंह में सोमवार को ही सांप्रदायिक हिंसा के बीच हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि नूंह के एक शिव मंदिर में दंगाई भीड़ ने लगभग 3000 से 4000 लोगों को बंधक बना लिया। उनका ये दावा झूठा साबित हुआ है क्योंकि खुद मंदिर के पुजारी ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, सावन का महीना है इसलिए मंदिर में पहले से ज्यादा श्रद्धालु पूजा करने के लिए आए थे। जहां एक तरफ हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा से तनाव बढ़ा हुआ है तो दूसरी ओर गृह मंत्री का बयान भी एक अलग सवालों को जन्म दे रहा है कि क्या गृह मंत्री इस तरीके का बयान दे सकते हैं जिसे पुजारी ने ही मना कर
कर दिया है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिख कर जरूर बताएगा। साथ साथ मोहम्मद जुबैर की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार न्यूज 18 के माध्यम से एक कार्यक्रम करवाना चाहती है, राइजिंग छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव, जो 7 अगस्त को हो सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है कि जो मीडिया वाले एक तरीके से हेट फैलाने की कोशिश करते हैं और राहुल गांधी को लेकर दिन रात सवाल खड़ा करते रहते हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी सरकार को मिलकर कोई कॉन्क्लेव नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी चैनल पर उत्तर हारे दक्षिण के सहारे राहुल गांधी को लेकर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाए गए थे और ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से मिलकर कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है तो सवालों को जरूर जन्म मिलता है और ऐसे में भूपेश बघेल क्या कोई और फैसला लेंगे, जल्द जानकारी सामने आ जाएगी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के चैनल के साथ कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।